नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पॉलिटी की श्रृंखला में हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी पहले से आपको बच्चों पढ़ा रहे थे शेड्यूल, मतलब भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ थी उसमें हमने ये बताया था आपको कि हम जैसे एक जीना होता है ना, कि पहली सीढ़ी बनाई जाती है, उसकी फिर दूसरी बनाई जाती है, तीसरी, धीरे धीरे करके हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चों हमने बहुत पहला जो लेक्चर लिया अनुसूची पर बहुत सिंपल लिया, दूसरा थोड़ा सा और उसका लेवल बढ़ाया। आज हम थोड़ा लेक्चर को स्टैंडर्ड लेवल, मेरा कहने का मतलब आज हम जो लेक्चर पढ़ाएंगे आपको अनुसूची पर, तो बच्चों को थोड़ा कंसेप्चुअल लेक्चर होगा। इसमें कंसेप्ट भी होंगे, उसके साथ साथ बेहद शानदार कंटेंट भी होंगे। तो हम थोड़ा सा एक रेफरेंस टाइप लेते हैं, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि हमने जो आपको अनुसूची पढ़ाई थी, उस अनुसूची में बच्चों हमने ये बताया था आपको कि अनुसूची होती क्या है, अनुसूची, ये भी बताया था। हमने ये बताया था कितनी है अनुसूची, कितनी है अनुसूची, मूल संविधान में कितनी थी और संशोधित में कितनी थी, ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने ये बताया था कि बताया नहीं है, भी आगे जाके बताएंगे ही कि इनका महत्व क्या है, अनुसूचियों का महत्व क्या है। हम ये भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अनुसूची क्या है, उसमें हमने आपको ये बताया था बच्चों कि अनु जो शब्द है इसका मतलब होता है के बाद या बाद में, या और सूची का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में लिस्ट, या यूं कह लो जिसे अच्छी तरह से चिन्हित कर लिया गया हो, या जिसे अच्छी तरह से चिन्हित कर लिया गया। मेरा कहने का मतलब सर्वप्रथम जैसे हमने बहुत सारे प्रावधान बनाए, तो वो प्रावधान रखे हमने अनुच्छेदों के रूप में। अब मान के चलिए पहला आर्टिकल है, मान के चलते हैं हम, पहला आर्टिकल है, ठीक है ना। उसमें भारत संघों का एक राज्य होगा, ये चीज बताई थी। तो ये तो प्रावधान था कि भारत संघों का एक राज्य होगा। तो जो भाग में प्रावधान दिए गए हैं, मान के चलिए एक रूम है, इसे आप भाग मान लो, इसमें रूम में क्या क्या प्रावधान आपको तैयार करने हैं, कहाँ कुर्सी रखनी है, कहाँ मेज रखना है, कहाँ ये रखना है, ये उसके अनुच्छेद हो गए जो प्रावधान थे, है ना। उसके बाद वो जो पूरी जो लिस्ट तैयार होती है इस पे, मेरा कहने का मतलब उसे चिन्हित किया जाता है अच्छी तरीके से, वही होती है बच्चों अनुसूची, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रावधान जो होते हैं वो प्रावधान एक विषय पर भी हो सकते हैं। दूसरी बात, किसी एक भाग में ऐसा भी हो सकता है कि प्रावधान ना भी हो, ध्यान रखना कि ये जो प्रावधान होते हैं ना, वो प्रावधान कहलाते हैं बच्चों, और किस पर, किसी एक विषय पर, उनको बच्चों हम कहते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है किसी भाग में प्रावधान नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। तो ये हमने बताई थी अनुसूची का मतलब, जिसके लिए हम आपको चाहें तो एक दो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे मान के चलिए हमने पहला संविधान संशोधन किया, हमने पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पहला संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। संविधान संशोधन का मतलब जो मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, उसमें कुछ चीजें ऐड करना या उससे कुछ चीजें निकालना। हमें जरूरत पड़ रही है कि भाई आज के हिसाब से हमें ये और होना चाहिए, तो उसे हमने उसमें ऐड कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि आज के हिसाब से
ये जो चीज़ इसमें पुरानी है वो अब प्रासंगिक नहीं रह गई, वो चीज़ें अब रिलीवेंस नहीं रह गई, तब उनको संविधान से हटाना भी बेहद आवश्यक होता है। तो ये जो फेरबदल करते हैं यही होता है संशोधन, और ये फेरबदल करने का संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है, वो भारत की संसद को दिया गया है, ठीक है ना। तो पहला संविधान में हमने एक आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 31B या खा कह लो, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो हमने कानून बनाए थे वो विनियमन जो बनाए थे, विनियमन, दोनों में अंतर होता है बच्चों। कानून मतलब किसी प्रावधान को लागू करने के लिए एक मानदंड कानून तैयार किया गया, ठीक है ना, और विनियमन मतलब कोई उस कानून पर विशेष नियम बनाना, क्या बनाना, उसी कानून पर कोई विशेष नियम जो होता है उसी को हम बोलते हैं विनियमन, ठीक है ना। तो जब आर्टिकल 31B जो आता था वह कुछ कानून और विनियमन को विधि मान्यता देना उसका काम था। इसमें क्या था, भूमि सुधार से संबंधित था कुछ कानून व विनियमन को विधि द्वारा मान्यता देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने प्रावधान ऐड किया आर्टिकल 31B। अब उस प्रावधान के तहत ही हमने कुछ एक जो प्रावधान थे उनको चिन्हित किया, ठीक है ना, और इनके लागू करने के लिए हमने क्या बना दी, जब इनको चिन्हित किया, विधि मान्यता देने के लिए इन कानून और विनियमन को चिन्हित किया, तो बच्चों चिन्हित करने के बाद हमने क्या की, एक लिस्ट तैयार की और उसी लिस्ट को बोला गया नमी अनुसूची। पहले संविधान के तहत हमने क्या बनाई थी, नमी अनुसूची। तो अनुसूची का मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि जो भारतीय संविधान में प्रावधान होते हैं, किसी भी विषय पर जो प्रावधान हो सकते हैं, तो उनको एक बोल सकते हो आप, एक लिस्टेड करना, ठीक है ना, उनको एक बढ़िया तरीके से चिन्हित करना, ठीक है ना। तो अगर इस आर्टिकल को हम लिस्टेड ना करें, चिन्हित ना करें, तो इसका मतलब क्या है, ये आर्टिकल अधूरा होगा। ध्यान रखना, कोई भी आर्टिकल तब तक अधूरा रहता है जब तक उस कानून को, या जब तक इन कानूनों की क्या ना लिस्ट ना हम दे दें। तो अगर आर्टिकल पहले से संबंधित जो कानून थे कि भाई भारत संघों का राज्य होगा, तो इसका मतलब कैसे राज्य होगा, वो सब जो कानून थे उनकी एक लिस्ट दे दी, उसी को बोला गया अनुसूची, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछे ये विशेष नियम क्या होते हैं, तो बोल सकते हो जो कुछ कानूनों को लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानूनों को लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको विनियमन कहते हैं। ये छोटी छोटी शब्दावली को बच्चों आप तैयार करोगे, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गई। इसका मैं एक एग्जाम्पल चाहूँ तो और भी दे सकता हूँ आपको। जैसे बच्चों मैं बात करता हूँ पहली ही अनुसूची की, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची में जो विस्तार है वो आर्टिकल 1 व 4 तक है। कहाँ तक है आर्टिकल, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा, यह आर्टिकल पहला बोलता है। तो भारत का भूक्षेत्र क्या होगा, बात इस बात पे आती है ना कि जब हम पहली अनुसूची की बात करते हैं बच्चों, पहली फर्स्ट भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं, राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें का विस्तार कहां तक है, अनुच्छेद या आर्टिकल 1 व 4 क्या है, एक्सटेंड विस्तार, ठीक है ना। तो जैसे मैं आर्टिकल 1 की बात करता हूं सॉरी दोस्तों, तो आर्टिकल जो 1 है वो साफ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, वो साफ बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ होगा।
इंग्लिश में ये शब्द यूनियन के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। फेडरलिज्म शब्द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मना कर दिया था, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे इंग्लिश में इसका नाम यूनियन बोला जाता है, ठीक है ना। तो भारत संघों का एक राज्य होगा, तो बात ये आती है कौन कौन से राज्य होंगे। भाई संघों का राज्य होगा तो ये राज्य कौन कौन से होंगे, कौन कौन से राज्य होंगे। क्या ये राज्य रविंद्रनाथ टैगोर के समय के होंगे? जो रविंद्रनाथ टैगोर ने राज्य बताए थे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, क्या ये वो राज्य होंगे? जिसमें सिंध तो पाकिस्तान में ही चला गया। भाई ये उन राज्यों की तो बात नहीं करता है, तो फिर ये कौन से राज्यों की बात करता है? तो ये राज्य की बात करता है कि जब हम आर्टिकल 1 से भारत के भूभाग क्षेत्र की बात करते हैं, भारत भू क्षेत्र की बात करते हैं बच्चे को, तो भारत भू क्षेत्र का मतलब होता है भारत में जो राज्य हैं उन राज्यों का क्षेत्र, ठीक है ना। प्लस बच्चों संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, प्लस बच्चों अर्जित क्षेत्र, जो भारत कहीं अलग से अर्जित करता है वो क्षेत्र। तो आपसे अगर आर्टिकल पहले या अनुसूची फर्स्ट के तहत ये पूछता है कि भारत राज्यों का संघ होगा तो भारत के भू क्षेत्र का मतलब क्या है, तब आपका जवाब होना चाहिए बच्चों कि भारत भू क्षेत्र का मतलब है राज्यों का क्षेत्र प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस अर्जित क्षेत्र, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था वो। ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे। यहीं पर जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में बच्चों जो राज्य बताए गए थे उनकी 3 श्रेणी बनाई गई थी। मूल संविधान में राज्यों की जो श्रेणी बनाई गई थी वो 3 श्रेणी थी। जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो राज्यों की कितनी श्रेणी थी? 3 श्रेणी के राज्य थे, ठीक है बच्चों। तो वो 3 श्रेणी के राज्य कौन कौन से थे? वो 3 श्रेणी बनाई गई थी ए, बी और सी। ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जितनी हमारी जरूरत है उतना ही करेंगे, लेकिन ये सफिशिएंट रहेगा। तो ये थी। फिर क्या हुआ, ये तो मूल संविधान थी। इसके बाद जब एक्ट, इसके बाद जब बच्चों राज्य पुनर्गठन आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग आया, सॉरी एक्ट आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया तो इस अधिनियम में राज्यों की 2 श्रेणी, राज्यों की जो यूनिट थी वो 2 यूनिट के रूप में राज्यों को बांटा गया। अब वो 2 यूनिट कौन सी थी? इसमें राज्य को 2 श्रेणी में, एक थी जिसे हम राज्य बोलते थे, एक थी केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ रही है ना? एक थी। अब ये ए बी सी श्रेणी यहां क्या कर ली इस एक्ट में, ए बी और सी श्रेणी का जो प्रावधान था बच्चों वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हटा दिया गया कि भाई राज्य ए और बी और सी श्रेणी की, मतलब ए थोड़ा मजबूत राज्य थे, उससे कम ये थे, और थोड़ा पिछड़े हुए राज्य सी श्रेणी में थे, इस तरीके से थे। उस प्रावधान को अब क्या कर दिया गया, उस प्रावधान को अब हटा दिया गया। अब ओनली 2 श्रेणी रहेंगी, ठीक है ना, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे और एक रहेंगे बच्चों पूर्ण राज्य, ठीक है ना। तो यहीं पे थोड़ा सा हम बच्चों संघवाद का वर्गीकरण करते हैं। अब ये राज्यों को बनाने की बात किसके हाथ में थी? केंद्र के हाथ में थी। पहली अनुसूची में ही था कि भाई ये सब कानून वानून बनाने का जो अधिकार था वो किसके पास था? तो ये संसद के पास था। संसद मतलब केंद्र में शक्ति थी, केंद्र ही राज्यों को बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है? एक संघवाद की भावना आ गई ना। संघवाद मतलब शक्ति का केंद्रीकरण, ठीक है ना। तब तो हम देख सकते हैं संघवाद के जब वर्गीकरण की हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फेडरलिज्म,
ठीक है ना। तो इनका हम वर्गीकरण इकाइयों को दिए गए दर्जे के आधार पर करते हैं। तो बात आती है कि इनका आधार क्या था भाई, संघवाद का भारत में आधार क्या था। तो इसके हम पहले आधार की बात करें तो सशक्त, जब संसद के पास शक्ति है तो सशक्त कह सकते हो या मजबूत कह सकते हो, सशक्त केंद्र वाली, संघात्मक, सशक्त केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली। मतलब राज्य बनाना, राज्य बिगाड़ना, नाम परिवर्तन करना, ये सब किसके हाथ में था? ये सब केंद्र के हाथ में था। तब तो संघवाद देखने को मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो राज्यसभा सीटें थी, वो राज्यसभा सीटें बच्चियों प्रत्येक राज्य में अलग अलग, या कह सकते हो बराबर नहीं, क्योंकि इनका आधार जो था वो पॉपुलेशन था। अगर हम राज्यपाल को देखें एकात्मक संघवाद की व्यवस्था में, तो राज्यपाल काम राज्यों के लिए करता है। काम किसके लिए करता है? राज्यों के लिए करता है। लेकिन इसका झुकाव किधर होता है? इसका झुकाव होता है केंद्र की ओर। क्यों? कि इसके जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देखते थे कि किसी किसी को, राज्यपाल में किसी किसी को शक्ति भी अधिक दी जाती थी, ठीक है। तो इसमें यह भी देखा था कि राज्यों के साथ, संघवाद में राज्यों के साथ भी भेदभाव था। किसी राज्य को कम शक्ति और किसी राज्य को अधिक शक्ति, मतलब किसी राज्य को विशेष शक्ति और किसी राज्य को कम शक्ति। तो ये क्या दर्शा रहे हैं ये सब चीजें? ये देखो, ये तो मजबूत संघवाद की भावना है। किसी राज्य को कम, किसी राज्य को ज्यादा, ये असिमेट्रिक दिखा रहा है। इसका मतलब भारत में जब हम संविधान की बात करते हैं तो ये जो इवेंट है ये असममित संघवाद को दिखाता है। असममित संघवाद को दर्शा रहा है। ये घटना सम्मित संघवाद की नहीं है जो अमेरिका जैसे राज्य में देखने को मिलती है। ये असममित संघवाद की घटना को दर्शा रहा है। और इसके लिए इसी बात का तो आधार आर्टिकल 1 और अनुसूची 1 है कि यह भारत को असममित संघवाद प्रदर्शित करते हैं। और इसका कारण कौन है? इसका कारण है आर्टिकल 1 और अनुसूची 1, ठीक है ना। तो यहाँ शक्तियों के बीच भी संतुलन दिखाई नहीं देता है। जैसे बच्चों हम बात करते हैं नए राज्यों के निर्माण की, ठीक है ना। मैं बात करता हूं आपसे नए राज्यों के निर्माण की। संघवाद की भावना में ही हम नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं। और सबसे पहले मैं भाग 1 की बात करता हूं। भाग 1 ये मैंने पढ़ा दिया है। तो भाग 1 में हमने ये बताए थे, इसका जो विस्तार है बच्चों, वो विस्तार है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। इसका विस्तार कहाँ है? आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4, ठीक है ना। तो वहीं मैं जब आपसे आर्टिकल 1 की बात करता हूं, अनुच्छेद 1 की बात करता हूं, तो अनुच्छेद 1 बोलता है कि भाई देश का नाम क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। सिंपल से भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। दूसरा, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली जब राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब संसद की ओर झुकाव, केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा है। तो शासन प्रणाली कैसी देखने को मिलती है? संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। क्योंकि बोला भी गया है इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया जो होगा वो यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। तो ये साफ दर्शाता है आर्टिकल 1 ही कि ये एक संघवाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं बच्चों जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं,
वहीं मैं आर्टिकल 2 की बात करता हूं, अनुच्छेद 2 की बात करता हूं। तो अनुच्छेद 2 जो है वो साफ बोलता है कि नए जो राज्य हैं, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अब आप कहोगे बच्चे प्रवेश और स्थापना तो आज हम पहली बार ही सुनने अलग अलग, ठीक है ना। तो बच्चों इन दोनों में ही अंतर है, ठीक है ना। स्थापना जैसे मान के चलिए किसी अर्जित भूभाग पर किसी प्रांत को स्थापित कर रहे हो, स्थापना का मतलब है जैसे किसी अर्जित भूभाग पर क्या कर रहे हो, प्रांत स्थापित कर रहे हैं। कोई भाग अर्जित किया हमने और उस पर कोई प्रांत को क्या किया, स्थापित। तो इसे हम बोले नए राज्य की क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। या यूं कह लो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की तरह जो क्षेत्र विजित किए थे तो उनको उन पर नया राज्य स्थापित करना, ठीक है ना। तो वो भी स्थापना के अंतर्गत आएगा। या यूं बोल लो जैसे मान के चलिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लाइमेट, और भारत का समुद्र में जहां तक उसका EEZ है, इकोनॉमिक जो जोन है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का, वहां पे कोई एक द्वीप है तो भारत वहां जाकर उस द्वीप भी क्या करेगा, एक नए राज्य की, भाई मैं तो भारत कहेगा। अभी क्या है, भारत में 36 राज्य हैं जिनमें 8 पूर्ण राज्य हैं और 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत कहेगा भाई मैं तो 29वां एक राज्य और बनाऊंगा, कहाँ, समुद्र में जाके, जहां मेरा एक टापू है वहां बनाऊंगा। तो वहां स्थापना कर रहा है, वो बात समझ में आ रही है ना। स्थापना उसे बोलते हैं बच्चों, स्थापना करना। जैसे मान के चलिए अब यहां आप कहोगे प्रवेश क्या है, जैसे सिक्किम में कहा था भाई मैं तो भारत में आकर के ही भोग लगाना चाहता हूं और भारत के संग ही रहना चाहता हूं, तब तो इसके आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम आएगा, कहां, भारत के अंतर्गत। ये ध्यान रखना। तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना आर्टिकल किस में है बच्चों, आर्टिकल 2 में है। ये ध्यान रखना, प्रवेश और स्थापना, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नए राज्यों के निर्माण के बारे में। नए राज्यों के जो निर्माण पर बात चली थी वो क्या थी, ठीक है ना। तो नए राज्यों के निर्माण में जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताई थी केंद्र की ओर, आर्टिकल जो पहली ही अनुसूची है ये मैक्सिमम केंद्र की ओर झुकाव दिखाती है, सशक्त केंद्र को प्रदर्शित करती है। वो कैसे करती है, तो जैसे मैं हेडिंग डालूं कि कब कब नए राज्यों का निर्माण हुआ वो भी देख लेंगे। तो कब कब नए राज्यों का निर्माण। तो पहले तो बात है कि ये अधिकार किसके पास है, ठीक है ना, किसको अधिकार दिया गया है, किसको अधिकार दिया गया है नए राज्य के निर्माण के लिए। तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 3 के तहत भारत की जो संसद है उसको अधिकार दिया गया है नए राज्य के निर्माण के लिए, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, पहला तो पॉइंट यही हो गया। और दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो जब हम नए राज्य का निर्माण करते हैं तो ध्यान रखना जब कोई भी विधेयक है उस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। संसद अगर कोई विधेयक बनाएगी नए राज्य को बनाने के लिए तो उस विधेयक को पेश करने से पहले, संसद में पेश करने से पहले, ठीक है ना, मान लो जो विधायिका के मेंबर हैं उन्होंने कोई बिल बनाया और संसद में पेश करने से पहले बच्चों क्या किया, राष्ट्रपति के पास पूर्व या पहले अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को यहां समझना है। राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देने से पहले, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और ये कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन है कि जब संसद राष्ट्रपति के पास किसी नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक भेजती है, ठीक है ना, कोई बिल भेजती है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति अनुमति से पहले
जो ये बिल होता है, जो ये विधेयक होता है, उस विधेयक को कहाँ भेजेगा, कहाँ भेजेगा? तो पहला ऑप्शन है बच्चों, उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास जिस राज्य का निर्माण किया जा रहा है। बी, उस राज्य के राज्यपाल के पास। सी, उस राज्य की विधान सभा के पास। और उस राज्य की मान के चलिए विधानमंडल के पास। तो मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे केंद्र में संसद होती है ना बच्चों, संसद, इसे हम पढ़ाएंगे पूरा, वैसे ही राज्यों में क्या होते हैं, विधानमंडल होता है। ठीक है ना? तो बताइए आप इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी अनुमति देने से पहले उस बिल को उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा एक नियत अवधि में विचार करने के लिए। तो ध्यान रखना, इस विधेयक को एक नियत अवधि में विचार के लिए राष्ट्रपति कहां भेजेगा, भेजेगा राष्ट्रपति उसे उस राज्य के विधानमंडल के पास। अब विधानमंडल के पास जब वो बिल जाता है तो वहां से वापस जब होके आता है बिल बच्चों, तो यदि वो विधानमंडल किसी भी प्रकार की सहमति देता है, ठीक है ना, या परामर्श देता है उस पर, तो उसकी उस परामर्श को मानने के लिए संसद कोई भी बाध्यकारी नहीं है। संसद मान ले तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी अच्छी बात है। दूसरी बात, कई केसों में ऐसा भी देखा जाता है बच्चों कि संसद क्या करती है, राज्य विधानमंडल से पूछती ही नहीं और उसके बिना पूछे नए राज्य का निर्माण कर देती है। तो ये क्या है, ये मजबूत संघात्मक व्यवस्था को दर्शा रहा है, ये असम्मित संघवाद को दर्शा रहा है। जबकि आपको राज्य से क्या लेनी चाहिए थी, परामर्श लेनी चाहिए थी, सहमति लेनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ अगर राज्य विधानमंडल किसी भी प्रकार की कोई सहमति देता है, ठीक है ना, तो उसे मानने के लिए संसद बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। संसद माने या ना माने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उसकी दूसरी बात, परामर्श या बातचीत तो कर लेगा उससे, लेकिन सहमति आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। तो सहमति व स्वीकृति के लिए नए राज्य सहमति, और संसद क्या करेगा, राज्य विधानमंडल की बिना सहमति के भी नए राज्यों को वो बिना सहमति के या स्वीकृति भी नहीं लेगा और नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ऐसा आंध्र प्रदेश जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया था, तो उस समय वहां के जो सीएम थे वो किरण कुमार थे। कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में ही, और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। तो बच्चों उस समय केंद्र संसद ने या केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उस राज्य से कोई भी स्वीकृति नहीं ली, कोई भी सहमति नहीं ली, जहां तक बिल भी वहां नहीं भेजा गया। और पॉलिटिकल इश्यू के चलते आंध्र प्रदेश को इससे बना दिया, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया। चाहता तो वो राज्य कोर्ट की भी सहायता ले सकता था। तो सर ऐसा जब देखने को मिलता है तो ये क्या दिखाता है, एक असम्मित संघवाद को दिखाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा, तो अब क्या करेगा वो, एक नियत अवधि के लिए यदि विधानमंडल उसे देता भी नहीं है तो अभी राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर पूर्व अनुमति देकर के संसद में भेज देता है, ठीक है ना। यदि संसद में भेज दिया, ठीक है ना, तो राज्य ने कोई प्रस्ताव दिया तो उस प्रस्ताव के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा, और संसद में भेजने के बाद और संसद को ऐसा लग रहा है उसमें कुछ चेंज करना है तो उसे फिर दोबारा से राष्ट्रपति के पास या राज्य के पास भेजना आवश्यक नहीं होता। मतलब इसे बार बार भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी संसद को बदलाव की आवश्यकता होती है तो वो एक बार भेजने के बाद फिर उसमें कुछ भी बदलाव करे फिर भेजना आवश्यक नहीं होता। क्योंकि मैं साफ कर चुका हूं आपको कि जब संसद राज्यों से मांगना ही उस विधेयक को आवश्यक नहीं होता, तब तो निश्चित रूप से बात है कि भाई फिर तो संसद उसमें कुछ भी सॉरी दोस्तों,
तो हमने साफ बोला था आपसे कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं संसद की, वो भारत में एकात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, जब हम नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं कि क्या होता है नए राज्यों के निर्माण, तो हमने ये बताई कि राष्ट्रपति आर्टिकल 3 के तहत संसद को अधिकार होता है इसका राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी पूर्व अनुमति से पहले ही उस विधेयक को कहाँ भेज देता है, उस राज्य के विधानमंडल के पास। और वो विधानमंडल किसी भी प्रकार की स्वीकृति दे या न दे, उसके प्रस्ताव को मानने के लिए कभी भी संसद बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो राज्यों का निर्माण था उसमें ये भी देखना है कब विलय किया गया था। कुछ राज्य ऐसे थे जिनका विलय किया गया था। कब विभाजन हुआ, कुछ का विभाजन हुआ। ठीक है ना। कुछ हस्तांतरण हुआ था, तो कब हस्तांतरण हुआ। अर्जन कब हुआ, राज्यों का अर्जित या अर्जन कब हुआ, ये भी चीज हमें देखनी है उसमें। ठीक है ना। तो ये पहली अनुसूची में इन सब के लिए राज्यों के हस्तांतरण, विलय के लिए, विभाजन के लिए, हस्तांतरण के लिए और राज्यों के अर्जन के लिए बच्चों पहली अनुसूची में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो राज्य एवं संघ क्षेत्र की जब बात आती है तो निश्चित रूप से किसी राज्य को बढ़ाना, उसका नाम चेंज करना, उसकी सीमा बढ़ाना, उससे सीमा को कम करना, ये सब करने का काम संसद का होता है। और निश्चित रूप से पहली अनुसूची में इसके तहत क्या की जाती है, इसके साथ संशोधन किया जाता है। बात यह है दोस्तों, चाहे वो आर्टिकल 1 हो, चाहे वो आर्टिकल 2 हो या आर्टिकल 3 हो, इसमें कभी भी आर्टिकल 368 के थ्रू संविधान संशोधन नहीं होता है। इसमें संसद द्वारा किए गए प्रावधान सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से ही पास कर लिए जाते हैं। ये हम बताएंगे आपको साधारण बहुमत क्या होता है। ये होता है मोर देन 50%। आपके आधे से एक अधिक वोट है तो आपका बहुमत मान लिया जाता है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर दिए जाते हैं, बहुमत पास कर दिया जाता है और नए राज्य का निर्माण कर लिया जाता है। तो कब बने राज्य उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरी एक चीज और हम बताएं आपको कि जो आर्टिकल 3 था, उसमें शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ये बात हमने क्लियर कर दी, शक्ति किसके पास है, संसद के पास। और ये 5 प्रकार की शक्ति संसद को राज्य के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में दी गई है। कितने प्रकार की शक्ति दी गई है, 5 प्रकार की शक्ति दी गई है। कौन कौन सी शक्ति दी गई है, एक तो भूभाग मिलाकर, भूभाग मिलाने की, और एक भूभाग अलग करने की, भूभाग अलग करने की शक्ति संसद की है। क्षेत्र में परिवर्तन करने की, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किसकी है, संसद की है। राज्य का नाम परिवर्तन, राज्य की बात कर रहा हूं मैं, किसी शहर की नहीं कह रहा हूं। राज्य का नाम परिवर्तन करने की शक्ति किसकी है, संसद की है। दूसरी बात, सीमा में परिवर्तन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, ये भी 5 प्रकार की शक्ति हो गई। तो ये पांचों शक्ति आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत किसको दी गई है, संसद को। कौन सी 5 कि संसद चाहे तो किसी भूभाग को मिला सकती है, संसद चाहे तो उस किसी भूभाग को अलग कर सकती है। संसद ने ही किया, बांग्लादेश को जो दिया था अभी पिछले साल। संसद चाहे तो किसी क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम परिवर्तन कर सकती है। जैसे कई राज्य थे, मैसूर का कर्नाटक रख दिया, मद्रास का तमिलनाडु रख दिया। इस तरीके से कई राज्यों के नाम, पांडिचेरी का
पुदुचेरी नाम रखा गया, बात समझ में आ रही है ना। उड़ीसा का ओडिशा रखा गया, ठीक है ना। तो ये संसद के हाथ में होती है, सीमा परिवर्तन भी संसद के हाथ में ही होता है। मैंने ये बताई थी राज्य का नाम परिवर्तन करना बच्चियों संसद के हाथ में होता है, लेकिन बच्चियों किसी शहर का नाम यदि चेंज करना होता है तो इसे राज्य कार्यपालिका ही क्या कर देगी, उस शहर का नाम। जैसे इलाहाबाद का अगर प्रयागराज किया है तो राज्य की कार्यपालिका ने उसका नाम चेंज कर दिया, ये चीज ध्यान रखना। इसके लिए सेंटर की या संसद की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इसके बाद एक एक मैं बहुत अब कंसेप्ट की ओर जा रहा हूं, इसीलिए एक एक चीज को बड़े ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बच्चों कि भाई ये सब शक्तियां जो हैं संसद जब किसी का नाम परिवर्तन करेगी या सीमा परिवर्तन करेगी या क्षेत्र में परिवर्तन करेगी या किसी भूभाग को अलग करेगी या किसी भूभाग को मिलाएगी, भाई दो राज्यों को मिला करके एक भूभाग बना सकते हैं या एक में से दो राज्य बना सकते हैं। तो इसके लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए जो सदस्यों के बीच बहुमत होगा बच्चों वो कौन सा बहुमत होगा, साधारण बहुमत, ठीक है ना। इसमें क्या आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। इस चीज को कान खोल के सुन लो, इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। तो देख लें कब कब क्या क्या हुआ, किस राज्य का कब निर्माण हुआ, देख लेते हैं। तो बच्चियों 1953 में सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुड्डू श्री रामलला। क्या नाम था, 1953 की बात है, एक व्यक्ति थे गुड्डू श्री रामलला। ये अनशन पर बैठे, अनशन का मतलब समझते हैं बिना खाए पिए अनशन पर बैठे। तो तब ही 1953 में एक एक्ट बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके तहत आंध्र प्रदेश बनने वाला पहला, इस एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो आजादी के बाद पहला राज्य बना था, ठीक है ना। उसके बाद कई राज्य बने, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमने क्या बताई, इसके बाद में एक्ट बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, SRA एक्ट 1956। भाई 1953 में कौन बना, आंध्रा बना, आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बना, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है ना। इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई जो राज्य हैं वो भाषाई आधार पर राज्य बनेंगे। क्या बनेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होगा, ठीक है ना। जब भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होगा तब तो निश्चित रूप से यहां भाषाई संघवाद देखने को मिल रहा है। भाषाई, जवाहरलाल नेहरू इस बात से काफी चिंतित थे कि कहीं देश में भाषाई संघवाद व्युत्पन्न ना हो जाए विभिन्न राज्यों के बीच। फिर तो बहुत ज्यादा, एक राज्य में अगर 4 भाषा होगी तो उसमें से 4 राज्य टूट जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इस एक्ट के तहत 12 राज्यों का उस समय क्या हुआ, 12 राज्य बने भाषा के आधार पर। तो आपसे पूछ लेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत कितने राज्य बने, तो आपका जवाब होना चाहिए 12 राज्यों का उस समय निर्माण हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद एक एक्ट बना मुंबई पुनर्गठन एक्ट। ध्यान रखना इसी एक्ट के तहत क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय, इसी एक्ट के तहत, एक्ट 1956 के तहत क्या हुआ, क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय परिषद बताएंगे आपको, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में बताएंगे आगे जाके, अभी इतना ही ध्यान रखोगे। इसमें फिर क्या होता है, एक एक्ट बनता है मुंबई पुनर्गठन एक्ट। मुंबई
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, इसके तहत बच्चों मुंबई बनाया गया। कौन बनाया गया? मुंबई बनाया गया। दूसरी बात, जो गुजरात था, गुजरात और महाराष्ट्र अलग किए गए। गुजरात व महाराष्ट्र, ध्यान रखना, एक्ट 1960 के तहत ही क्या किए गए? अलग किए गए। इसके बाद प्रक्रिया चलती रही। फिर एक्ट 2000 बना, जैसे एक्ट 2000 में 3 राज्य बने। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से टूट करके झारखंड बना। उसके बाद में बच्चों एक्ट 2014 बना, जिसमें आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। ठीक है ना, 2 जून 2014 को। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये भी कह देना, जैसे 2019 में अभी क्या बना है, जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनी। क्या बनी? यूटी बनी। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में था, तो उस समय क्या राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल हाँ। राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद जो है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो नए राज्यों का क्या करे? निर्माण कर सकती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि भाई क्या राष्ट्रपति शासन के समय पार्लियामेंट जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, इसमें हमें ये क्लियर करना है कि किस राज्य का निर्माण किया गया, किसका बच्चे विलय हुआ, ठीक है ना, मर्ज किया गया, किसका विभाजन हुआ। भाई थोड़ा सा ये चीज क्लियर होनी चाहिए। किसका अर्जन हुआ और किसका नाम परिवर्तन हुआ। ये चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विलय की जब हम निर्माण की बात करते हैं, तो आंध्रा 1953 में आंध्रा का निर्माण हुआ था, ठीक है ना, जिसमें हम विलय की बात करते हैं तो 2 रियासतें थी, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश प्लस बिलासपुर, ये 2 रियासतें थी। इन दोनों का रियासतों को क्या कर दिया गया? इन दोनों रियासतों को 1954 में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ध्यान रखना कब किया? वर्ष 1954, ये तारीख भी याद रखोगे आप। उसके बाद 1960 में असम और पंजाब और कुछ बंगाल के जो क्षेत्र थे, ठीक है ना, बंगाल के जो नजदीकी के क्षेत्र थे, तो उसके बाद क्या हुआ? 1960 में आसाम, कुछ पंजाब और कुछ बंगाल के नजदीक क्षेत्रों को क्या किया गया? वर्ष 1960 में उनका विलय किया गया। ठीक है ना। जब हम विभाजन की बात करते हैं तो बच्चों विभाजन में हम क्या देखेंगे? विभाजन में हम ये देखेंगे वर्ष 1966 में, 1996 में पंजाब उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो पंजाब से पहले हरियाणा टूटा राज्य के रूप में, और इन दोनों की एक राजधानी भी टूटी जिसका नाम था चंडीगढ़। एक यूनियन टेरिटरी बनाया और एक राज्य बनाया। कब विभाजन हुआ इनका? तो एक से कितनी बनाएंगे? एक से ज्यादा बनाएंगे। इसका मतलब कहते हैं उनका विभाजन हो रहा है। ठीक है ना। तो विभाजन में हम 2014 वाले को भी पढ़ सकते हैं भाई। विभाजन में जब हम पढ़ेंगे तो 2014 वाले को भी पढ़ सकते हैं कि 2014 में आंध्रा से तेलंगाना का भी क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। जब हम बच्चों
अर्जन की बात करते हैं, ठीक है ना, या इसी में विभाजन में अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र असम की बात करते हैं तो असम को काट करके, विभाजन में ही मैं बात कर रहा हूँ, असम पहले काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, इस असम को काट करके, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य थे, तो ये असम को काट करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्य बनाए गए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्य बनाए गए। मैं से अगर यहां लिखूं बच्चों, तो ये विभाजन हो रहा है ना, एक से तोड़ा जा रहा है। तो असम की अगर हम बात करें तो असम को तोड़ करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्य बनाए गए। कितने? कई राज्य बनाए गए। अब ये कौन थे कई राज्य? जैसे मणिपुर, त्रिपुरा आपने सुना होगा, त्रिपुरा, मेघालय आपने सुना होगा, मिजोरम सुना होगा, ये सब क्या थे? पहले असम थे। और अरुणाचल प्रदेश बच्चों आपने सुना। तो ये 1 2 3 4 5 राज्य बनाए गए थे उस समय। तो ये भी क्या था? 1971 का विभाजन था। क्या था? 1971 में ये विभाजन हुआ था। तो कुछ भारत में विभाजन के तौर पर बनाए गए थे, कुछ अर्जन के तौर पर। तो अर्जन की बात करें तो जब हम अर्जन पढ़ते हैं, कौन से राज्य का अर्जन किया गया, अर्जित किया गया, तो बच्चों 35वां संविधान संशोधन था, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ था 1974 में। इसमें क्या हुआ था? सिक्किम ने साफ तौर पर बोला था कि भाई हमें भी क्या करना है, भारत के साथ भोग लगाना है। किसे लगाना है? सिक्किम को। लेकिन जब सिक्किम ने भोग लगाना स्टार्ट किया तो वो कह रहा केवल भोग से काम नहीं चलेगा भाई, हमें तो पूर्ण रूप से खाना खाना है। तो तब 36वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में। संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी जब किसी राज्य को अर्जित करोगे आप, ठीक है ना। तो ये क्या है? आर्टिकल 3 के तहत ही पूरा काम हो रहा है, अर्जन, निर्माण, विलय, विभाजन, ठीक है ना, नाम परिवर्तन, ये 5 शक्तियां दी गई थी। तो देखो अब जब भाई पूर्ण रूप से राज्य बनना है सिक्किम को, तो फिर उसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और सिक्किम पूर्णतः भारत में एक पूर्ण राज्य के रूप में 1975 में शामिल हो गया। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। जब हम नाम परिवर्तन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो भारत में नाम परिवर्तन भी हुआ है। तो नाम परिवर्तन की बात करते हैं बच्चों, तो सर्वप्रथम 1968 में, सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ष 1968 में, जो मद्रास था उसका नाम चेंज किया और रख दिया नाम को तमिलनाडु, ठीक है ना। ये कब किया था? वर्ष 1968 में। फिर बच्चों 1973 में मैसूर का नाम चेंज करके क्या रखा? कर्नाटक। किसने किया होगा नाम चेंज? संसद ने। किस आर्टिकल के तहत? 3 के तहत। जब उड़ीसा को ये लगा कि क्या अंग्रेज जो है उल्टा सीधा नाम रख गए हमारा, तो फिर भी उड़ीसा को भी संतुष्ट किया गया और नाम रखा ओडिशा। वर्तमान में नाम क्या है? ओडिशा, ठीक है ना। और ओडिशा नाम को चेंज किया गया वर्ष 2011 में। इस तरीके से पहले पांडिचेरी था, तो पांडिचेरी जो था उसका नाम क्या रखा गया? पुदुचेरी, ठीक है ना। तो ये नाम भी चेंज किया गया। हालांकि इससे शेक्सपियर को बड़ा ही दुख होता होगा। जो राइटर थे, इंग्लिश राइटर विलियम शेक्सपियर, वो ये बोलते थे कि यदि गुलाब का नाम गुलाब न रखकर कोई और रख दिया जाए, या गुलाब का नाम ही ना हो, तो उससे उसकी खुशबू थोड़ी बदल जाएगी। तो यदि किसी राज्य का तुम नाम परिवर्तित कर देते हो उससे, तो ये हालांकि ये कहने वाली बात है, ठीक है ना, और ये रियल भी था, शेक्सपियर ने सही भी बोला था इस बात के लिए। तो ये नाम परिवर्तन भी किए गए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो नए राज्य के
निर्माण में नए राज्य जब बने थे तो कुछ मुद्दे भी थे ना कि भाई ये परिवर्तन होता है तो कुछ मुद्दे भी उठेंगे, सिंपल सी बात है। तो जब हम नए राज्यों के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ? हमने ये पढ़ा जब किसी राज्य का नए का निर्माण होता है, उस निर्माण में राज्य को विलय करके बनाया जाता है, कई राज्य मिला करके विलय किए जाते हैं, ठीक है ना। तब भी आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा, संसद को पूरी पावर होगी उसके तहत और साधारण बहुमत का प्रयोग होगा उसमें, ठीक है ना। या विभाजन, एक से ही कई सारे राज्यों को तोड़ना, तो इसमें सेम संसद करेगी, सिंपल मेजोरिटी होगी। या अर्जन, जैसे सिक्किम का किया गया, या किसी का नाम परिवर्तन करना, या हस्तांतरण करना, ये सब 5 शक्तियां किसको दी गई थी? आर्टिकल 3 के तहत संसद को दी गई थी। इसमें संसद केवल साधारण बहुमत से ये प्रावधान कर सकती है। इसमें आर्टिकल 368 का बच्चियों कहीं पर कोई भी प्रयोग नहीं होगा, ये बात कान खोलकर आप सुन लो। तो अब बात आती है नए राज्यों के बारे में। तो हमने ये बताया था आपको नए राज्यों के बारे में कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जो गठन हुआ था राज्यों का, उसका आधार क्या था बच्चों? आपका जवाब क्या होगा कि भाई भाषा के आधार पर 12 राज्य बनाए गए थे, ठीक है। तो चिंता इस बात की थी, और किसे थी चिंता? JL नेहरू को, ठीक है ना। चिंता ये थी कहीं भारत में भाषावाद न फैल जाए, जिसे भाषाई संघवाद, इसे भाषाई संघवाद बोला गया कि भाई ये चिंता का विषय था। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं थी बच्चों, ऐसा ही नहीं यही समस्या थी भाषावाद, क्योंकि भाषावाद जब फैलेगा तो क्षेत्रवाद फैलेगा, भाई भाषावाद फैलेगा तो क्षेत्रवाद फैलेगा, क्षेत्रवाद फैलेगा, प्रांतवाद भी फैलेगा, उससे सांप्रदायिकता भी फैलेगी, मतलब कम्युनिज्म भी फैलेगा, जातिवाद फैलेगा। क्या फैलेगा? जातिवाद भी। अब एक चीज बताओ मुझे, ये चीजें ऑलरेडी, ये जो समस्याएं थी, एक तो पहले से अंग्रेजों ने ही दी थी हमारे लिए, अंग्रेज ही इसकी नींव रखने की मुख्य वजह थी। दूसरी कुछ आंतरिक खुद की समस्याएं भी थी, जिसे हम सांप्रदायिक तौर पर देख सकते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या समुदाय के नाम पर ये खुद हमारी अपनी समस्याएं थी। कुछ तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया, तो ये समस्याएं तो पहले से ही थी। और समझ में, तब इनका हल ढूंढने के लिए या इनको कम करने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए, इनका हल ढूंढने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए बच्चों जोनल काउंसिल बनाई गई, क्षेत्रीय परिषद, या इन्हें कह सकते हो जोनल काउंसिल का निर्माण किया गया। और ये जोनल जो काउंसिल बनाई गई थी बच्चियों, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ही बनाई गई थी। इसे याद रखना कि जो क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ था वो किस लिए हुआ, आपसे पूछ लेगा मेंस में, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। समस्या है कि हम किस तरीके से उसे डिफाइन करें, ठीक है ना। तो आप यही देखोगे कि जब भाई SRA बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, वो किस लिए बना? राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कई आयोग बने थे उस समय, इस बात को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी। श्रीधर आयोग बना था, फजल अली आयोग बना था, समझ में नहीं आ रही।
जेवीपी समिति बनी थी। तो फाइनली यही निकल के आया था कि भाई राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाया गया था 1956 में, और उसी के तहत एक एक्ट बनाया गया था। उसके आधार पर 12 राज्यों को बनाया गया। तो डर था ना कि अब 12 राज्य भाषा के आधार पर, तो उन राज्यों में से और भी जो भाषा के संरक्षण के लिए विभिन्न समुदाय क्या करेंगे, मांग करेंगे कि भाई हमारी इस भाषा को दिक्कत आ रही है, इस भाषा के आधार पर एक अलग क्षेत्र राज्य बना दिया जाए। इस भाषा की समस्या आ रही है तो एक और राज्य बना दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो आगे चल करके ये भाषावाद का जो मुद्दा है भारत में बड़े पैमाने पर राज्यों का डिस्ट्रीब्यूशन ना कर दे, और कहीं एक अस्थिरता जैसी, एक हिंसात्मक जैसी घटना भारत में देखने को न मिले। ये चिंता थी उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के लिए। उसी आधार पर फिर सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। तो वो सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई ये भाषावाद है, ये क्षेत्रवाद है, ये प्रांतवाद है, ये जातिवाद है, ये सांप्रदायिकतावाद है, इन सब को सॉल्यूशन करने के लिए इन्हीं के स्तर पर कोई ना कोई एक इकाई, एक यूनिट बननी चाहिए। तब काउंसिल बनाई गई थी जिसे हम बोलते हैं जनरल काउंसिल। उसी एक्ट के तहत पूछ लेगा, जिस समय एक्ट 1956 के तहत जो जनरल काउंसिल बनी थी, तो बच्चे वो 5 जनरल काउंसिल बनी थी। कितनी बनी थी बता देना, 5 जनरल काउंसिल बनाई गई थी। वो 5 जनरल काउंसिल कौन सी थी, दिख तो रहा होगा ना, मैं हट जाता हूँ इसीलिए कि आपको दिखता है, ठीक है ना, साथ ही साथ उतार लिया करो वैसे। तो 5 जो जनरल काउंसिल थी वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और साउथ में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। एक थी मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये उस समय बनाई गई थी। फिर एक एक्ट आया 1972। तो एक्ट 1972 के तहत बच्चियों ये बिल्कुल अलग था, इससे मतलब ही नहीं था। एक्ट 1972 के तहत एक 6वीं क्षेत्रीय परिषद बनाई गई जिसका नाम था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद। ध्यान रखना। तो आज वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद है, तो आप जवाब दोगे कि वर्तमान में जो क्षेत्रीय परिषद है वो कितनी है, वो 5 हैं, सॉरी 6 हैं, ठीक है ना। तो एक पूर्वोत्तर परिषद है जो 1972 में बनी थी, एक्ट 1972 के ही थे, और 5 बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। तो पूछ ले क्या 5 जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये संसद के कानून के तहत बनी, तो आप बताओगे बिल्कुल ये संसद के कानून के तहत ही बनी थी, ठीक है ना। और वो कानून कौन सा था, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई वो कानून था SRA, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम जो बात करते हैं वो ये करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आती है बच्चों, उस टर्मिनोलॉजी में या यहीं पे मैं एक चीज आपको क्लियर करा देता हूं कि जो मैं बार बार क्षेत्रीय परिषद का जो नाम ले रहा हूं, तो हमारे संविधान में इस क्षेत्रीय परिषद के साथ साथ जो कंफ्यूज करने वाली बात होती है वो होती है कि क्षेत्रीय परिषद मतलब जनरल काउंसिल और एक है अंतरराज्यीय परिषद, दोनों के बीच क्या विशेषता है, क्या अंतर है दोनों के बीच। तो दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो क्षेत्रीय परिषद, जिसे क्या बोलते हैं, जोनल काउंसिल भी बोलते हैं, और एक है बच्चियों अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय एक है बच्चियों अंतरराज्यीय परिषद। तो बात आती है जोनल काउंसिल और अंतरराज्यीय परिषद में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है वो एक्ट 19 SRA एक्ट 1956 और एक्ट 1972, आप जैसे कि 5 बनी थी इसके तहत और पूर्वोत्तर 1 बनी थी इसके तहत बनी थी, ठीक है ना। तो ये एक्ट के तहत बनी है, ठीक है ना। तो एक्ट मतलब संसद का कानून, एक्ट मतलब
संसद के कानून के तहत। इनका प्रावधान किसी भी आर्टिकल में नहीं है, इसीलिए ये क्या है, वैधानिक निकाय, वैधानिक बॉडी है। वहीं अगर मैं बात करूं, इनका जो इशू था 1989-90 में बहुत ज्यादा था। ये संवैधानिक है बच्चियों, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, संवैधानिक इसीलिए कि इनका वर्णन आर्टिकल 263। जब आपसे पूछा आर्टिकल 263 क्या बोलता है, तो आप जवाब दोगे कि ये अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में बोलता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि भाई इनका काम क्या होता है। तो क्षेत्रीय परिषदों की जब आप बात करते हो तो मैंने आपको बताई थी, क्षेत्रवाद, भाषावाद, या बोल सकते हो राज्य चेतनावाद। या प्रांतवाद। इस तरह के जो इवेंट थे, समस्याएं थी, उनको सॉल्व करने का काम किसका है, उनको सॉल्व करने का काम क्षेत्रीय परिषदों का है। वहीं आपसे पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषदें फिर क्या करती हैं, तो आप ये बताओगे कि ये राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती हैं। क्या करती हैं, इनका जो काम है वो स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज करना, राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना किसका काम है, अंतर्राज्यीय परिषद। मतलब आपस में राज्यों के बीच किसी बात को लेकर के यदि दिक्कत आती है तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज करने का काम किसका होता है, वो काम होता है बच्चियों अंतर्राज्यीय परिषद का, इंटर स्टेट काउंसिल का। अगर इनकी बात करें संख्या, आपको पता ही है 5 + 1 6। इसकी बात करें संख्या में तो ये ओनली 1 है, एक ही अंतर्राज्यीय परिषद। इसका जो अध्यक्ष होता है बच्चियों वो गृह मंत्री होता है। कौन होता है, गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और अन्य सदस्यों के रूप में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं। अन्य सदस्य की बात करें तो सीएम। जो राज्य होते हैं, मान लो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है तो उसमें 5 राज्य हैं, तो 5 राज्यों के जो मंत्री होंगे और सीएम होंगे वो उसके सदस्य होंगे। ठीक है ना। उनमें से एक सीएम जिस राज्य में जिस समय हो रही होती है वो बैठक, उसका सीएम उसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इसकी बात करें बच्चियों तो इसमें जो अध्यक्ष होगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ इसमें अन्य सदस्य जो होते हैं, अन्य सदस्य यदि आपसे पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए राज्यपाल, सीएम और प्रशासक। प्रशासक मतलब जहां पर राज्यपाल नहीं है वहां पर कौन होगा, वहां पर प्रशासक होंगे। ठीक है ना। तो बात आती है कि ये बनाई क्यों जाती है, तो ये इसीलिए बनाई जाती है जैसे संघ और विभिन्न राज्यों के मुद्दे हैं। मान लो S1 राज्य है, S2 राज्य है, S3 राज्य, बहुत सारे S4 राज्य हैं, तो इनमें आपस में संबंध स्थापित करने के लिए, या अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो आपस में राज्यों के बीच भी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए, तो ये इंटर स्टेट भी सॉल्यूशन निकालती हैं आपस में, और संघ और राज्य के बीच में भी क्या निकालती हैं, सॉल्यूशन, समस्याओं का समाधान करते हैं। वो समस्या हो सकती है जैसे 2 राज्य हैं, मान के चलिए इंटर स्टेट की क्या प्रॉब्लम है, तो एग्जाम्पल देकर के हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो यूपी है और एमपी है। अभी यूपी कह रहा है कि भाई मैं एमपी से अपनी सीमा के अंदर एमपी वालों को नहीं आने दूंगा। क्यों नहीं आने दूंगा, नालायक कहीं कोरोना लेके आ जाए, तो उसे डर इस बात का कि यूपी वाले बुद्धि है नहीं है उनमें, इधर उधर घूमते फिरते हैं, कोरोना कहीं लेकर के, सॉरी एमपी वाले इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कोरोना लेकर के कहाँ चले जाएं, कहाँ ना आ जाएं, यूपी में ना आ जाएं, तो वो क्या लगा देंगे लोग। तो इस चीज के समस्या जो इस तरह की जो समस्या बनती हैं इंटर स्टेट, उन समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद या ये जोनल काउंसिल क्या की जाती है, स्टेबलाइज की जाती है। तो ये था बच्चियों पहली अनुसूची के बारे में डिस्कस। पहली जो अनुसूची है वो बात करती है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें आर्टिकल 1
आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 का क्या है, विस्तार है। मैंने बताया अब इसमें आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। इनके विस्तार कैसे होगा, किसके पास इसके अधिकार हैं, ठीक है ना, क्यों बनाई जाती हैं जोनल काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, क्या मतलब है इनका, ठीक है ना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सूची, दूसरी सूची की, सेकंड सूची। तो दूसरी अनुसूची हमने आपको बताई थी, क्या है इसमें, इसमें वेतन है, क्या है, वेतन। तो बात ये आती है किसके वेतन की बात कर रहे हैं, किसके वेतन की हम बात कर रहे हैं, बात ये आती है। तो मैं अगर आपको बताऊं इसमें वेतन के बारे में, तो राष्ट्रपति, मैं पहले ही करा चुका हूं इसे, थोड़ा सा स्पीड से और एक बार रेफरेंस, उपराष्ट्रपति, नेक्स्ट बच्चों स्पीकर, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष इसे स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा का स्पीकर, राज्यसभा का भी तो होता है सभापति, डिप्टी स्पीकर जिसे उपसभापति बोलते हैं, और लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, ठीक है ना। और जज हाई कोर्ट के भी, जज जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के भी होंगे और हाई कोर्ट के भी होंगे। उसके साथ साथ बच्चों कैग, आपको यहां मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद करना है वो ये याद करना है कि जो प्रमुख संवैधानिक पद होते हैं, ठीक है ना, प्रमुख संवैधानिक पद, इसमें उपराष्ट्रपति में ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, या राज्यसभा के सभापति के रूप में बात की गई है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में, ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति के रूप में बात की गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद बच्चों तो हमने ये बात कही थी कि प्रमुख जो संवैधानिक पद हैं, प्रमुख जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हैं, पद हैं, ये पद कौन से, जैसे कार्यपालिका से जुड़े पद, कार्यपालिका से जुड़े पद मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समझ में नहीं, देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल कह लो, ये शामिल होंगे इसमें। दूसरी बात हमने ये बताई थी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो राज्यों की होती है, और विधान परिषद से जुड़े ये भी इसमें सदस्य शामिल होंगे। न्यायपालिका, न्यायपालिका भी तो इसमें शामिल होगी, और इसमें कैग भी शामिल होगा। तो ये बताई थी हमने एक शॉर्ट फॉर्म में, आप देखोगे तो एक चीज जो आपको नोट करना है, दिमाग में भरना है, ध्यान रखना, चुनाव आयुक्त को अनुसूची 2 के तहत वेतन नहीं दिया जाता है। ये कई बार पूछा है, ये भारत का चुनाव आयुक्त होता है, उसे अनुसूची 2 के तहत वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो भारत के संविधान का कहना है कि भाई ये खर्चे जो होते हैं वो किस तरीके से, इसमें वेतन तो हमने बता ही दी, उसके बाद जो खर्चे भारतीय संविधान में किस तरीके से परिभाषित किए गए, मतलब किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है, किसका, एक्सपेंडिचर। तो खर्चे के संबंध में क्या बोलता है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है खर्चे के संबंध में कि खर्चों को 2 शीर्षकों में विभाजित किया गया, 2 शीर्षकों, कितने शीर्षकों में, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खर्चे 2 शीर्षकों में विभाजित किए भारतीय, एक तो संचित निधि पर भारत खर्चे, एक तो संचित निधि पर भारत खर्चे, एक संचित निधि पर प्रस्तावित खर्चे, एक संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं,
निधि पर प्रस्तावित खर्चे। तो बात आती है ये संचित निधि क्या होती है। तो बच्चों ये संचित निधि जो है ये भारत की एक वो सबसे बड़ी निधि है जिसमें जितना भी टैक्स होता है वो सब इसी में जाता है। या हम भारत ने किसी देश को लोन दे रखी है, वो आएगी तो भी इसी में जमा होगी। और ध्यान रखना पूरा जो भारत का पैसा होता है वो यही जमा होता है। पूरा नहीं कहोगे लेकिन मैक्सिमम पैसा, ठीक है ना। जिसमें कर होते हैं, जिसमें बाहर से आई हुई लोन वगैरह हम जो कर्ज दे देते हैं वो भी इसमें सब दिया जाता जमा होता है। तो बोल सकते हैं भारत की सबसे बड़ी निधि होती है और इसी से व्यय किया जाता है। खर्च भी इसी से किया जाता है। विनियोग विधेयक के तहत आर्टिकल 114 के तहत इसी से पैसा निकाल करके भारत की विभिन्न विभिन्न राज्यों और योजनाओं के लिए पैसा जाता है। तो भारत का पैसा जहाँ जमा होता है और जहाँ से संसद के द्वारा बहस करके संसद के नियमों के तहत पैसा निकाल के बाहर किया जाता है उसी को कहते हैं संचित निधि। और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 266 दो तो निधि ही है भारत में, एक संचित निधि और एक आकस्मिक निधि। इसे आगे डिस्कस करेंगे सब। ये आर्टिकल 267 में है। इस पर जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है। वर्तमान में 500 करोड़ रुपए इसमें रहते हैं। इसी निधि से निकल करके पैसा कहाँ जाते हैं? आकस्मिक निधि में। राष्ट्रपति को अकस्मात कहीं पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है तो आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिक निधि, ठीक है ना, से पैसा निकालता है। इसकी मैक्सिमम अवधि कितनी है? 500 करोड़ रुपए। ये संचित निधि होती है। इस पर जो अधिपत्य होता है वो संसद का होता है। ध्यान रखना, संसद के नियमों द्वारा इससे पैसे निकाले जाते हैं और ये आर्टिकल 266 में होते हैं। ये है संचित निधि। तो ये खर्चा जो है भारत के संविधान में वो दो शीर्षकों में बांटे गए हैं। एक तो संचित निधि पर भारत खर्चे और एक संचित निधि पर प्रस्तावित खर्चे। अब ये समझ में आनी चाहिए कि भाई ये संचित निधि पर भारत खर्चे क्या होते हैं और संचित निधि पर प्रस्तावित खर्चे क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, संचित निधि पर जो भारत खर्चे होते हैं उसे संसद जो है ना घटा या बढ़ा नहीं सकती, घटा या बढ़ा नहीं सकती। जितना फिक्स है उतना ही फिक्स है। भले ही चर्चा कर सकती है इस पे, भले चर्चा कर सकती है, ऐसा नहीं कम या ज्यादा कर दे। तो उन्हें बोलते हैं संचित निधि पर भारत खर्चे। संचित जितना खर्च होना है उतना होना ही होना है, ठीक है ना। संसद ऐसा नहीं करती। संसद कैसे घटाती और बढ़ाती है? तो संसद विभिन्न मतदान के माध्यम से और कटौती प्रस्ताव के माध्यम से घटाती बढ़ाती है। लेकिन इस पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से और मतदान के माध्यम से भी संचित निधि पर भारत व्यय को घटा या बढ़ा नहीं सकती है। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन संचित निधि पर जो प्रस्तावित व्यय होती है बच्चों वो संसद घटा या बढ़ा सकती है, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से या मतदान के माध्यम से उन खर्चों को घटा या बढ़ा सकती है। कौन? संसद। तो यही अंतर था। ये दो प्रकार के खर्चे भारतीय संविधान में हैं, ध्यान रखना। एक संचित निधि पर भारत खर्चे, एक संचित निधि पर प्रस्तावित खर्चे। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, राष्ट्रपति का वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, ये सब कहाँ है? संचित निधि पर भारत होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सॉरी, उपराज्यपाल का तो राज्य की संचित निधि पर होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस ये मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है ना। वही बात आती है पीएम और सीएम की। तो ध्यान रखना, पीएम सीएम का इनका कोई वेतन नहीं होता है। इनको लोकसभा के सदस्य मतलब सांसद के रूप में और विधानसभा के सांसद के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे इसमें बात आती है वेतन की, ठीक है ना। यही मैं बात करता हूँ वेतन। तो वेतन में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये देख रहे थे, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी फैक्चुअल के आधार पर हम पढ़ लेते किस किस को कितना कितना वेतन मिलता है। अभी चेंज किया गया ना पिछले साल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है बच्चों, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को पहले तो वेतन नहीं मिलता है।
राष्ट्रपति को जो मिलता है वो उपलब्धियां मिलती हैं, वेतन नहीं कहा जाता, उपलब्धियां। अब क्वेश्चन उठता है कि ये उपलब्धियां ही क्यों कहा गया, वेतन क्यों नहीं कहा गया? तो आप ये बोल दोगे कि भाई राष्ट्रपति जो होता है उसके पद के कार्यों के लिए एवज में कोई भी भुगतान, उसके पद के एवज में कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, इसके पद के एवज में कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, उपलब्धियां बोलते हैं। राष्ट्रपति की उपलब्धियां कितनी हैं? 5 लाख, 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को उपलब्धियां। तो ध्यान रखना, वेतन शब्द नहीं, उपलब्धियां शब्द करोगे, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वो 4 लाख रुपए है ना, राज्यसभा के सभापति को। प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री, पीएम हो या अन्य कैबिनेट मंत्री, इनको जो वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए। पहले कम था, लेकिन सातवें वेतन आयोग में कैबिनेट मंत्रियों का जो वेतन था वो बढ़ा दिया था, ठीक है ना, 7वें वित्त आयोग, वेतन आयोग में, ठीक है ना। अगर वहीं राज्यपाल की बात करें बच्चों, तो राज्यपाल को 3 लाख रुपए वेतन मिलता है। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो 2,80,000 रुपए वेतन मिलता है, ठीक है ना। तो ये थी इनकी कुछ वेतन की कुछ फैक्चुअल बातें, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मैंने ये कहा था कि हम पहले थोड़ा रेफरेंस टाइप डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो अब 4-6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे आधारित। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते क्लास में आनंद नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पानी पियो फटाफट से और 10 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पानी पी लिया होगा आपने। पहला जो क्वेश्चन है, सब लोग आंसर बताओगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, एनडीए 2016 का है, ठीक है ना। एनडीए 2016, एनडीए 2016 में आया और वो अनुसूची दे रखी हैं और उनको मिलवा रहा है। जब मैंने अनुसूची आपको सब पढ़ा दी है बच्चों, एक बार चाहो तो मैं और उनका रिवीजन करवा देता हूं आपको। तो मैंने ये पढ़ाई थी, जो पहली अनुसूची थी वो संघ और राज्य क्षेत्र की बात कर रही थी। दूसरी अनुसूची थी वो वेतन की, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की बात कर रही थी। तीसरी जो सूची थी वो शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप की बात करती है। चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा के स्थानों के बंटवारे की बात करती है। पांचवी जो अनुसूची है वो एससी और एसटी दोनों के प्रशासन व नियंत्रण के उपबंध की बात करती है। छठी अनुसूची केवल एसटी, और एसटी में कितने राज्य थे, एएम टीएम बताए थे मैंने, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम मणिपुर इसमें शामिल नहीं होगा बच्चों। सातवीं अनुसूची है वो एसओपी की बात करती है, राज्यों में शक्तियों के बंटवारे की बात करी, जिसमें 3 सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बच्चों वही हमने 8वीं जो सूची बताई थी उसमें आपको ये बताया था कि भाषाएं हैं, इसमें 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक सिंधी जोड़ी गई, फिर उसके बाद मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद 2004 समथिंग में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो कुल मिला के कितनी भाषा हो गई थी,
22 भाषा। वहीं हम नवीं अनुसूची की बात करें बच्चों तो ये भूमि सुधार के बारे में बात करती है, ठीक है ना। वहीं हम 10वीं सूची की बात करें तो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, दल बदल कानून 1985 की बात करती है, ये 1951 पहले संविधान के तहत ये 52वां संविधान संशोधन था। 11वीं की बात करें तो ये पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है 1992 में 73वें संविधान। 12वीं जो है वो नगर पालिका की बात करती है। 11वीं में हमने 29 विषय बताए थे और बच्चों 12वीं में हमने कितने विषय बताए थे? 18 विषय बताए थे, ठीक है ना। तो ये आपको उंगलियों पर सभी सूची तैयार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम हमारा क्वेश्चन है, आप बताओगे फटाफट से। एनडीए 2016 का है। एक तरफ अनुसूची लिख रहे हैं हम लोग और एक तरफ विषय है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ने ये बोला है बच्चियों कि सुमेलित नहीं है कौन सा। तो इसमें 8वीं अनुसूची दे रखी है, सेकंड अनुसूची दे रखी है, चौथी अनुसूची दे रखी है बच्चियों और 10वीं अनुसूची दे रखी है 10th। और यहां दे रखा है 8वीं में भाषा, दूसरी में शपथ और प्रतिज्ञान, तीसरी में बच्चियों राज्यसभा का स्थान की बात कर रहा है, बंटवारा की बात कर रहा है, और इसमें दल बदल की बात कर रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। जल्दी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट से टाइप करिए आंसर को। तो सबको पता है बच्चों इसमें जो सेकंड है वो वेतन की बात करता है और थर्ड जो है वो शपथ और प्रतिज्ञान की। तो ये गलत होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, वो कह रहा है स्वशासी जिला परिषद या एनडीए 2015 का है। एनडीए 2015 का एक क्वेश्चन, और वो ये कह रहा है 7वीं अनुसूची में क्या अंतर्दिष्ट है? 7th में अंतर्दिष्ट क्या चीज 7वीं अनुसूची में अंतर्दिष्ट है? तो पहला इसमें कह रहा है बच्चे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। बी कह रहा है बच्चों संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है ना। सी कह रहा है बच्चों भाषा, और डी कह रहा है बच्चों दल बदल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। और ये एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए फटाफट। तो बच्चों सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? ए मैंने बताई थी। तो बी 7वीं अनुसूची में क्या है? ये भाषा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तैयारी रखिए अपनी, ये क्वेश्चन सभी आपको पता होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए। तो ये सीडीएस में 2020 में आया है। ये क्वेश्चन किस में आया? सीडीएस 2020 में। और क्वेश्चन है संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची। और ये सीडीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए इसका आंसर होगा जिला परिषद के गठन से संबंधित। ऑप्शन है जिला परिषदों का गठन, ये सब कराऊंगा मैं एक एक चीज। बी है बच्चियों भूमि सुधार, सी है बच्चियों राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य एवं संघ क्षेत्र, डी है बच्चियों दल बदल। जल्दी से बताइए इसका आंसर। दल बदल कानून, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। तो ये सीडीएस में आया हुआ, करंट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो देखो करंट वाले भी हम साथ में ले रहे हैं। तो 10वीं अनुसूची सबको पता है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ इसका आंसर होगा, ये हमने पहले ही करा दिया है। फिर से एक क्वेश्चन और देखते हैं
वो भी CDS 2020 में आया हुआ है, और उसमें ये पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची किसके बीच है। 11वीं अनुसूची, तो देखिए अनुसूची से कहाँ कहाँ सवाल आते हैं। 11वीं अनुसूची किन शक्तियों के बीच विभाजन करती है, शक्तियों का विभाजन करती है। किनके बीच शक्तियों का विभाजन, किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है, और ये CDS 2020, ये भी क्वेश्चन वहीं आया हुआ है। पहला ऑप्शन है बच्चों इसमें संघ और राज्य विधानमंडल, संघ और राज्य विधानमंडल के बीच। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों इसमें राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच, राज्य विधानमंडल व पंचायत के बीच। सी है बच्चों इसमें नगर निगम और पंचायत के बीच, नगर निगम व पंचायत के बीच। और डी है बच्चों इसमें ग्राम सभा और पंचायत के बीच, ग्राम सभा व पंचायत के बीच। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए, CDS 2020 का क्वेश्चन है। तो देखो ये राज्य वाज्य तो आएंगे नहीं, संघ भी नहीं आएगा इसमें, और नगर निगम तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये 12वीं अनुसूची में तो कौन, ग्राम सभा और पंचायतों के बीच जो शक्ति का विभाजन, शक्तियों का विभाजन करती है, वो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में है ये पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था में नगर निगम आता नहीं है, राज्य विधानमंडल आता नहीं है, और संघ इसमें आता नहीं है। तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं। क्या आता है, ग्राम पंचायतें आती हैं, खंड पंचायतें आती हैं, और जिला पंचायतें आती हैं। तो इसमें ग्राम सभा और पंचायत इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। वो आया हुआ है बच्चों, CDS 2019 में। अच्छा क्वेश्चन है, और इसने पूछा भारत के भूभाग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा भारत के भूभाग के परिप्रेक्ष्य में। भारत के भूभाग कह लो या भू क्षेत्र कह लो, ये मैंने पढ़ाया अभी आपको। तो ये CDS 2019 UPSC कराती है CDS को। इसमें जो पहला है वो ये कह रहा है, इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं, राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। दूसरा कह रहा है प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं। प्रथम अनुसूची में सम्मिलित राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी किसे बोलते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चों इसमें अन्य उपार्जित भूभाग, अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। और इसका ऑप्शन दे रखा है आंसर के रूप में केवल एक। बी कह रहा है बच्चों केवल 1 व 2। सी कह रहा है बच्चों 2 व 3, और डी कह रहा है 1, 2 व 3। जल्दी से बताइए, CDS 2019 का क्वेश्चन है, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो देखो हमने बताया था राज्य के भूभाग भी भारत के भूभाग होंगे, सिंपल सी बात है कि भारत राज्यों का एक संघ, आर्टिकल फर्स्ट में बोला गया है। मैंने वहां भू क्षेत्र भी लिखवाया था, और प्रथम अनुसूची में जो संघराज्य क्षेत्र थे मैंने क्या लिखवाया था भाई, मैंने ये लिखवाया था राज्य क्षेत्र,
यूनियन टेरिटरी और अर्जित भाग। तो देखो ये तीनों ही दे रखे हैं, बस भाषाएं चेंज कर दी है। उपार्जित भूक्षेत्र जो अर्जित होता है वो भी शामिल है, और संघ क्षेत्र भी शामिल है, और राज्यों के क्षेत्र भी शामिल है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों डी होगा। तो आज के लिए यही बहुत है। कल फिर हम नेक्स्ट तीसरी सूची से स्टार्ट करते हैं और उसके समकक्ष जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चे इसका रिवीजन करते रहिए। उम्मीद करता हूँ किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि आज हमने सीडीएस और एनडीए तक के भी क्वेश्चन सॉल्व यहाँ आपको करवा के दिखाए हैं, छोटे से ही डिस्कशन में, बशर्ते आप इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और मैंने कई बार बोला है आपसे, बार बार मैं बोलता भी हूँ कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखते हो। एक स्टूडेंट लिखता है, बाद बाकी नहीं, सभी को लिखने हैं उसमें, ठीक है ना। तो जय हिंद और जय भारत।